हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम कपल्ड ऑसिलेटर यानी युग्मित लोलक और इसकी स्टडी ऑफ नॉर्मल मोड्स करेंगे। ये प्रैक्टिकल है जो हम सेकेंड ईयर में करवाते हैं। इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि पहले तो कपल्ड ऑसिलेटर यानी युग्मित लोलक की डेफिनेशन क्या है। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई दो या दो से अधिक दोलन स्वतंत्र रूप से गति ना करके एक दूसरे को की गति को प्रभावित करते हैं तो वो युग्मित दोलक कहलाते हैं। और ऐसा निष्काय जिसमें दो के मन में कोई अन्योन्य क्रिया या म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है तो उसको हम युग्मित निकाय या कपल्ड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद दो है कि कंपाउंड मिलना, दो पिंड दोनों का युग्मन, कंपाउंड ऑफ दो पिंड। अगर मान लो इस चित्र में जैसे हमने दिखाया कि ए बेल लेते हैं कि उसके धागे से और एक द्रव्यमान एम के से युग्मित कर एक युग्मित दोलक बनाया जाता है। हमने इसको में क्या किया कि दो लिए और एक युग्मित दोलक बना लिया। पिंड के आवर्तकाल इसके खिसकने वाले स्लाइडिंग मासेस से हम इसको चेक कर सकते हैं। इनका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो हम इसके दोलकों के द्वारा या जो M1 MV से द्वारा हम इसको सेट कर सकते हैं। हम इसके लिए हम ये जानते हैं कि अगर हमें इसका टेंशन को मास इंक्रीज करना है तो हम इसका एक लगा देते हैं क्रमशः ए बी। इनके लगाए मास कपलिंग कांस्टेंट, या हम ये कह सकते हैं जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो है कि उसके जो मास सस्पेंड किया है उसकी लेंथ एल जो पेंडुला के बीच में लगाई गई है, और इनका डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड्स, या ये कह सकते हैं कि जो डी और के द्वारा धागे का झुकाव कोण पर भी निर्भर करता है। इसके बाद हम इसका इक्वेशन लगाते हैं कि यदि किसी क्षण दोलक ए और बी कोणीय विस्थापन क्रमशः थीटा ए और थीटा बी हो तब हम इसका इक्वेशन इस टाइप का लिख सकते हैं। आई डी टी डबल थीटा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा ए प्लस सी थीटा बी माइनस थीटा ए, यानी और आई डबल थीटा डबल डॉट माइनस इज इक्वल टू माइनस, डबल डॉट का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, माइनस सी थीटा बी प्लस सी ए थीटा बी थीटा, जहाँ पर आई ए इज इक्वल टू आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हम ये चाहते हैं कि ये बराबर ही हो, और सिंप्लिसिटी हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मानते हैं। सी इज़ द रिस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों को क्या मानते हैं कि प्रस्थन का बल आघूर्ण है या बल आघूर्ण है, और ये सी ए बी कपलिंग कांस्टेंट है। अब इनकी हम नॉर्मल मोड्स की और ये स्टडी करना चाहते हैं कि नॉर्मल मोड अगर हम ये जानते हैं कि सामान्यतः इन दोनों लोलक में कोई भी लोलक एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्तक गति करता है नहीं करता, और इन दो पृष्ठों में जहाँ पे सरल आवर्तक गति ये करे जनरली ये, तो उसको हम नॉर्मल मोड देते हैं। यानी हम कहते हैं कि सामान्यतः अगर हम इसको इन दो विशेष परिस्थितियों में जिसमें कि ये सामान्य गति या ऑसिलेशन ये एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन करें तो दो विधाएं मैंने आपको इस चित्र में दिखा रखी है। इसमें दो विधाएं ये है कि फर्स्ट नॉर्मल मोड में हम कहते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल मोड जो होता है वो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी होता है। और अगर हम ये मान लें कि थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा ए प्लस थीटा बी, तो इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, जो पहला इक्वेशन हमने लिखा था वो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और जहाँ पे ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि जो ये हम ये देखते हैं कि पहले इक्वेशन से देखते हैं कि अगर एक ही दिशा से एक ही फेज में एक ही आवर्ती से घूम करते हैं तो उसको हम नॉर्मल मोड्स का प्रथम फर्स्ट नॉर्मल मोड कहते हैं। और इस फर्स्ट नॉर्मल मोड
में हम देखते हैं कि वो अपने कपलिंग कांस्टेंट सी ए बी पर निर्भर नहीं करता, और यानी ये हम कह सकते हैं कि वो मास पर निर्भर नहीं करता। द्वितीय द्वितीय जो विधा है उसके लिए मैं ये मान सकता हूँ थीटा ए इक्वल टू माइनस थीटा बी, यानी हमने दोनों पेंडुलम्स को सेम ही एंगल से दोनों अलग अलग दिशाओं में ऑसिलेट करवाया। इसके लिए मैं हम ये क्या मानते हैं कि अगर एफ इजिकल टू थीटा ए माइनस थीटा बी, तो इसका इक्वेशन वन हो जाता है। वाई डैश डबल डैश इजिकल टू डब ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ज़ीरो, जहाँ ओमेगा टू का मान ओमेगा टू स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू सी ए अपॉन बी। और इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा ए वाई बाई टू और थीटा वी माइनस टू, ये दोनों बराबर चेंज होते हैं और रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हम ये देखते हैं कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते हैं। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकेंड मोड में डब्ल्यू टू ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू सी ए बी, ये ओमेगा वन से ग्रेटर है। और हम दोनों को कंपेयर करें तो ये लिख सकते हैं कि ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन वन प्लस सी ए बी अपॉन सी, यानी इसका हम ये कहते हैं अतः दोनों प्रसाम्य विधाएं की आवृत्तियों का अंतर युग्म नियतांक सी ए बी पर निर्भर कर सकता है। और ये जो युग्मक नियतांक है ये दिया जाता है एम जी डी स्क्वायर अपॉन टू एल कॉस क्यूब फाइव। इसका मान इस रूप से दिया जा सकता है। अगर मैं हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह आएगा, जो नीचे की तरह। अगर मैं युग्मन नाम ये भिन्न भिन्न युग्मन मान रखूं, एम रखूं, और दोनों निकायों की आवृत्तियों मापें, तो ये एम के सापेक्ष इसका जो डिफरेंस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। और ये है कि जैसे जैसे हम द्रव्यमान एम बढ़ाते हैं तो दोनों नॉर्मल मोड्स की आवृत्तियों पे अंतर एम के प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टू पाई, और कपलिंग मास जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बन जाएगा जैसे इस फिगर में बता रखा है। इस कपलिंग के निर्भर के लिए हम एक यूनिक आइडिया बना रखा है, और इससे हम लसाजोस फिगर बनाते हैं। ये प्रयोग किया जाता है कि ये युग्मित पेंडुलम लोलक एक पर्टिकुलर प्रन्यास समयान्य में दोलन कर रहा है या नहीं, लसाजोस का निम्न हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए दोनों जो घटक पिंडों का अवलंबन थीटा ए जो है थीटा ए और थीटा बी के पास एक धागे की सहायता से हम एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगा देते हैं, जैसे इस चित्र में हमने बना रखा है। लेंस इस प्रकार बांधा जाता है कि दोनों सिरों के धागे में ये इसका डिग्री 90 डिग्री हो का कोण बनता है। इस संयोजन के लिए डी बहुत छोटा होना चाहिए, डी का मान जो है बहुत छोटा होना चाहिए के कारण द्वारा नगण्य होता है। ऐसे संयोजन के लिए लेंस युग्मन का कार्य नहीं करता है। लेंस इस प्रकार लटकाया जाता है कि जब केवल लोलक बी ऑसिलेट करे, जब केवल बी ऑसिलेट करे तो विस्थापन एक्स दिशा के डायरेक्शन में हो, और जब केवल ए ऑसिलेट करे तो उसका ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में हो, जैसे कि इस चित्र में बताया गया। ये इन दिशाओं को देखने के लिए हम जब दोनों ऑसिलेट करते हैं और हम जब दोनों को ऑसिलेट एक साथ कराते हैं तो इसके बाद इससे हम एनर्जी ट्रांसफ़र का भी स्टडी कर सकते हैं
कि अब अगर ए पेंडुलम बी के साथ कपल्ड है थ्रू एन एंगल थीटा ए, और जब ए सिर्फ ए को ही हिलाए तो वो ऑसिलेट करता रहता है, पर उसकी जो आयाम है वो लगातार इंक्रीज हो सकता है। जो पेंडुलम बी है जो शुरू में रेस्ट पे था, वो उसके साथ थोड़ी देर बाद ऑसिलेट करता है, क्योंकि वो पेंडुलम ए के साथ बंधा हुआ है। फिर इसको हम ये देखते हैं, ये अवस्था में आ जाएगा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर हमें कहते हैं कि कोई भी ऑसिलेशन नहीं आ सकती, तो वो एक पेंडुलम स्थिर हो जाएगा, एक दूसरा बी है ए स्थिर हो जाएगा और बी ऑसिलेट करना जाएगा, फिर ऐसे ही दोबारा शुरू हो जाएगा, और इससे कहते हैं कि ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। हम इसमें ये पाएंगे कि प्रारंभ में बिंदु वाई ओ वाई डैश रेखा में दोलन करेगा, और धीरे धीरे आकृति अलग अलग लिखासी आकृति रेखा वायों से बिगड़कर दीर्घाकार वर्ताकार आदि होते हुए रेखा एक्स ओ एक्स पर ऑसिलेट करना पड़ेगा तथा पुनः निसर्जी आकृति बन जाएगी। युग्मित दोलक के लिए, यानी हम कह सकते हैं कंपाउंड पेंडुलम के लिए, हम डेल्टा वी या डेल्टा ओमेगा निकाल सकते हैं। म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा टू माइनस वन अपॉन टू पाई इज इक्वल टू सी ए बी वी ए बी अपॉन सी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड मोड रिस्पेक्टिवली ये जानते हैं, और इससे हम जानते हैं कि ओमेगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब हम अपना प्रयोग से शुरू करते हैं कि स्टडी ऑफ एक्साइटेड नॉर्मल मोड एंड स्प्लिटिंग ऑफ। इसके लिए जो अपैरेटस चाहिए वो नेचुरली युग्मित डोलर, हैंगर, 10-10 ग्राम के बाट, रेसाजो आकृति देखने के लिए व्यवस्था, विराम घड़ी इत्यादि। इसकी थ्योरी तो हम पढ़ ही सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल मोड में जो ऑसिलेशन होता है वो थीटा इक्वल टू थीटा बी होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कोणीय आवर्ती होती है वो ओमेगा वन इज इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन आई, जहाँ थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम बी, लोलक ए का कोणीय विस्थापन, थीटा बी लोलक बी का कोणीय विस्थापन, सी प्रत्येक लोलक का टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क, आई लोलक का दर्द आघूर्ण। और सेकेंड ऑसिलेशन के लिए हम जानते हैं थीटा ए इक्वल टू माइनस थीटा बी, और इस विधा में दोलन की आकृति होगी ओमेगा टू इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा वन वन प्लस सी ए बी अपॉन सी, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। ओमेगा सी ए युग्म बल अणु नियंत्रक है, एम युग्म द्रव्यमान है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व त्वरण, डी अविलंब केंद्र से लोलक होके बांधे गए स्थान की दूरी, एल युग्मन द्रव्यमान युग्मन धागे की लंबाई तथा फाई युग्मन धागे का झुकाव। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर ओमेगा म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टू पाई इज इक्वल टू सी ए बी अपॉन म्यू वन अपॉन सी, और ये प्रोपोर्शनल टू होगी। इसका विधि याद करने के लिए सर्वप्रथम हम द्रव्यमान लटकाए बिना दोनों लोलकों का आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। इसके लिए लोलक ए के द्रव्यमान एम के निचले सिरे को पास कहीं एडजस्ट कर देते हैं, और इससे हम लगभग 80-100 दोलनों का समय ज्ञात कर उसका आवर्तकाल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम दोलक बी का इसी प्रकार समय 80-100 का दोलनों का समय ज्ञात करते हैं। अगर इन दोनों का आवर्तकाल भिन्न आता है तो हम एम बी को खिसका कर ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए आपको इस पेंडुलम में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उसका संयोजन चित्र 7 के अनुसार करते हैं, और एक लाइट सोर्स जैसे हमने इसमें दिखाया इस चित्र के अनुसार करते हैं,
जैसे कि इसमें दिखा रखा है ये वाला, एक लाइट स्कोर एक ये है। इसका संयोजन इस प्रकार करते हैं, चित्र के पास करते हैं और पीछे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि लेंस द्वारा एल प्रकाश स्रोत से प्रतिबिंब लेंस के आगे रखे केंद्र पर स्पष्ट दिखाई दे। और ये ध्यान रहे कि लोलक के बीच की दूरी ऐसी होनी चाहिए कि बांधने वाले धागे में 80 डिग्री का ही कोण बने। अब केवल ए लोलक को दोलन कराकर देख लेते हैं कि प्रतिबिंब वाई ओ वाई में हो रहा है और फिर दोलक बी को दोलन करा के देखते हैं कि प्रति विस्थापन एक्स ओ एक्स में ही हो रहा है। यानी ऐसे होने पर लोलक के निकासी आकृति दिवस की व्यवस्था देखने की सही है। अब हम युग्मित दोलकों के फर्स्ट नॉर्मल मोड में दोलन करने के लिए लोलक ए और लोलक बी को एक ही दिशा में बराबर विस्थापन देते हैं। ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब का रेखा ओ डैश पर कहीं बनेगा। दोनों लोलक एक साथ छोड़ देने पर है। यदि इसके बाद प्रस्थापन ए ओ ए डैश में होता है पर ही दोलन करता है, अर्थात त्रिज्यीय आकृति के केवल सरल रेखा ए ओ डैश में ही बनी रहे तथा ये सुनिश्चित है कि यूनिट प्रथम विद्या में दोलन कर रहा है। अब हम घड़ी की अब हम स्टॉप वॉच की सहायता से 10, 20, 30 दोलनों का समय याद कर लेते हैं और इसका फर्स्ट आवर्तकाल T1 याद कर सकते हैं, जिससे उसकी आवृत्ति 1/T1 याद कर लेते हैं। अब हम दोबारा बी को हिला द्वितीय सामान्य विषय के लिए हम दोनों को अलग अलग दिशा में करते हैं और द्वितीय दोनों को सेम ही दिशा में अलग अलग विधा में करते हैं और ए और बी को विपरीत दिशा में बराबर ऐसी व्यवस्था में हम बी ओ बी पर दोलन करेगा और इसके लिए भी हम 10, 20, 30 दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड T2 निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी P2 निकाल लेते हैं। अब हम के बाद द्रव्यमान M0 के लिए प्राप्त है, इसके लिए हम V1/V2 आएगा। अब हम अलग अलग द्रव्यमान उस पर डालेंगे और अलग अलग देखेंगे। अब आवर्ती का हम दोनों का अंतर निकाल कर ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी जो टेबल्स हैं वो हम अलग अलग नॉर्मल मोड्स निकालने के लिए ये वाली टेबल्स बनी है। इसमें कपलिंग बात है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, लिम्डा वन टाइम निकालते हैं, टाइम T1 निकालते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट नॉर्मल मोड। इसी तरह हम इसकी सेकंड नॉर्मल मोड के लिए ये ज्ञात कर लेते हैं और इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड निकालते हैं और इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं और जैसे ये दे रखा है उसके बाद हम निकाल लेते हैं। इसके बाद कैलकुलेशंस के लिए हम ग्राफ याद करेंगे और रिजल्ट्स में देखेंगे कि प्रसिद्ध विधियों के जो उपरोक्त हमने जो ग्राफ बनाए थे वही V1, V2 इनके ग्राफ बनाएंगे और रिजल्ट्स में देखेंगे कि जो प्रसिद्ध विधियों की आवृत्ति और युग्मन द्रव्यमान के बीच वक्त से ज्ञात होता है कि समान लोलकों के युग्मन दोनों के समान कला वाली प्रसव विद्या की आवृत्ति युग्मन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे प्रसव विद्याओं की आवृत्ति में अंतर युग्मन द्रव्यमान के समानुपाती है। ये हम इसके रिजल्ट निकालें। इसके बाद सोर्सेस ऑफ एरर में है कि हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो तो इसमें अंतर आने की संभावना है। जो नाइफ एजेस जिस पर ये पेंडुला टिके हैं आगे टोटली ऊर्ध्वाधर तल में नहीं होंगे। विराम घड़ी बहुत जो स्टॉप वॉच है वो बहुत सेंसिटिव ना हो। ऑसिलेशंस में पंखे और इसके द्वारा इफेक्ट होता है। तो इन सब को अवॉइड करके हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
प्रिकॉशंस में ये है कि सावधानियां में रखने में हमारे को है कि एम्पलीट्यूड शुद्ध जो हम आयाम दोलनों का आयाम है वो कम होना चाहिए। जो नाइफ एजेस है जिस पर ये स्टेबल है वो तीक्ष्ण या शार्प होने चाहिए। और जब दोनों अनकपल्ड हो तो दोनों का आवर्तकाल बराबर होना चाहिए। प्रैक्टिकल ये इस तरह हम कपल्ड ऑसिलेटर का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल से हम कपल्ड ऑसिलेटर यानी एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग का, अब इसमें दूसरा प्रयोग एनर्जी ट्रांसफ़र का है जिसको हम फिलहाल नहीं कर रखे, इसमें एक प्रैक्टिकल से दूसरी। धन्यवाद।